अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। अब्दुल मजीद साजिद के साथ मैं हूँ आमना ताहिर। नाज़रीन, एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ हैं तो दूसरी जानिब दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात हैं और उनको रोकने के लिए ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और इन ऑपरेशंस को रोकने के लिए इमरान खान के बयानात में तेज़ी आ गई है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमदाद सुमरो साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सिंध के जो मुतासरीन हैं सैलाब के, सर आपने ख़ुद उनको देखा है, उनके हालात देखे हैं, क्या अहवाल बताएंगे आप सैलाब मुतासरीन का? मेहरबानी। हम ना देखें, सिंध में एज सच कोई सैलाब नहीं है। कच्चे तक पानी सिंध में जो बैराजेस का फ्लो रहा, वो जो मैक्सिमम पे गया है वो 6,35,000 गुड्डू गया है। अच्छा। और वो वेरी हाई में था। ज़ाहिर है कच्चे में लोग आबाद होते हैं, वो ज़रूर ज़रा डिस्प्लेस्ड हुए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नकल मकानी नहीं हुई, क्योंकि कच्चे में जो खास तौर सिंध का कच्चा और पंजाब का कच्चा, उसमें फ़र्क ये है कि पंजाब के कच्चे में ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पर पक्की आबादियाँ, जिस तरह हम कहें, या जैसे रावी, ज़ाहिर उस तरह दरिया नहीं रहा, तो यहाँ पर पक्के शहर या पक्की आबादियाँ हो गई हैं, बस गई हुई हैं। जी। वहां पर लोग पानी के हिसाब से अपने घर टीलों पर बनाते हैं। तो और वो इंतजार कर रहे होते हैं पानी का, कि पानी आए, और वो उसके बाद पानी जैसे ही उतरता है तो वो छोटी छोटी झीलें बनती हैं, फिर उनकी काश्तकारी होती है। सही। तो एज सच कोई सिंध में अगर हम पंजाब की निस्बत देखें तो पंजाब तो ज़ाहिर है यहाँ बहुत बड़ी तबाही आई है। सिंध में सिर्फ और सिर्फ कच्चे के इलाके जो कि डूबने ही होते हैं, जो दरिया का हिस्सा होते हैं, वहां तक पानी गया है। जहां तक इमदादी सूरत हाल है तो वो हुकूमत क्लेम ये कर रही है, और कि उन्होंने जो बचाव बंद हैं, जो फ्लड प्रोटेक्टर बंद होते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कैंप जरूर बना रखे हुए हैं। कोई बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट सिंध में नहीं हुई। परसों तक सिंध में जो हाई फ्लड था, वेरी हाई था, अब वो नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं फ्लोस, क्योंकि पंजाब से जो पानी जा रहा था, पंजाब में जितना डिस्पर्स हुआ है पानी, लॉसेस हुए हैं बंद टूटने की वजह से, तो वो इम्पैक्ट जो सिंध पे जाना था वो नहीं गया। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि सूरत हाल नॉर्मल है, वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। और आप देखेंगे कि एक आध दिन के बाद वो जो अलर्ट हुकूमत ने रखा हुआ था, वो भी मेरा ख्याल है अपने अपनी जो चौकसी थी वो भी वहाँ पर ख़त्म कर देगी हुकूमत। वहाँ पर नॉर्मल सूरत हाल है। अच्छा, अल्लाह बेहतर करे। इसी तरह यो अब ज़ाहिर है जितना वसेब मुतासर हो गया है या वो पानी ने वसेब को लपेट में ले लिया है, वो रेला कम हो गया है वहां पे। कोई तवक्को, कोई जिस तरह की ज़ाहिर कोई फोरकास्ट भी ऐसी नहीं है अभी, अल्लाह बेहतर करे सैलाब के। इसके अलावा मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, ये जो इमरान खान साहब एकदम मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं, जनाब ऑपरेशन बंद कराएं, अली अमीन गंडापुर के ऊपर इतना प्रेशर है, बार बार कह रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर मिल भी नहीं पा रहे। तो ये क्या कहानी, क्या है, ये क्यों इतना ज्यादा वो कर रहे हैं? मतलब दहशतगर्दी के खिलाफ आप कह लें, एक तरह का ऑपरेशन जो चल रहा है उसके खिलाफ आप ऑपरेशन दे रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, वो इसको पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, उनका जो कल का ट्वीट था या कल की जो गुफ्तगू थी, जाहिर है जो ट्वीट की शक्ल में सामने आई है, हाँ जी। और उन्होंने कभी अपने ट्वीट को डिसोन नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जी मेरा पैगाम मेरी बहनें या मेरे वकला बाहर भेजते हैं और मैं उनको वेट करके बाहर भिजवाता हूँ, और वो पब्लिक होता है। अब वो जो कल का उनका एक्सपर्ट पोस्ट है, उसमें उन्होंने इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा है, यानी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, वो विक्टिम ब्लेमिंग उनकी बहुत पुरानी आदत है। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे, जो हमारे गुज़श्ता कोई 72 घंटों में हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई 19 हमारे जवान जो हैं वो केपीके में शहीद हुए हैं, 5 बलूचिस्तान में शहीद हुए हैं, 24 जवान हमारे शहीद हुए हैं, और वो उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं। और अगर और जो ये रिसेंटली उन्होंने बहुत तेजी इस मामले में या डिमांड तेज कर दी है, उसकी वजह ये है कि ऑपरेशंस या कार्रवाइयां तेज हो गई हैं, क्योंकि अफगान तालिबान के साथ एंगेज करने की कोशिश की गई थी, जो इनकी डिमांड तो खैर हमेशा रहती है, लेकिन हमारी अपनी रियासत की भी ये थी, अपना तकाजा, जरूरत थी कि हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ एंगेज करें, उनको बताएं कि जी कौन कौन से लोग उनके पास बैठे हुए हैं। जाहिर अफगानिस्तान तो इस तरह कंट्रोल्ड मुल्क है नहीं, तो शक का फायदा दिया जा सकता था अफगान तालिबान को, जो दिया गया कि शायद आपको पता नहीं है, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये हमारे खिलाफ आपकी सरजमीन को इस्तेमाल करें, इनके खिलाफ एक्शन लें। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। रिसेंटली जो वजीर आजम साहब बन्नू गए
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम साहब वहाँ शोदा के जनाजे के लिए, वहां पर जो मीटिंग हुई उसमें जो वजीर आजम साहब की खबर रिपोर्ट हो रही है, उनकी गुफ्तगू जो रिपोर्ट हो रही है कि अब अफगान तालिबान को पाकिस्तान या खारजियों में से किसी एक की चॉइस करनी होगी। तो अब यही पॉलिसी मुझे लग रहा है कि आगे चल के रियासत पाकिस्तान की इमरान खान साहब के लिए भी हो सकती है कि आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वालों या पाकिस्तान में से किसी एक की चॉइस करें। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन में तो एक सिर्फ छोटा सा पॉइंट है कि जी मकामी लोग मुतासिर होते हैं, तो क्या मकामी लोग दहशतगर्दों के जरिए मुतासिर नहीं होते? उस पॉइंट को लेकर वो ये सारी मुखालफत कर रहे हैं ऑपरेशन की और डिमांड कर रहे हैं कि ऑपरेशन खत्म किए जाए। और अब्दुल मजीद साजिद साहब, आप ये आज की बात नहीं है, आपने खुद विटनेस किया हो कि जब 2008 से ऑपरेशन शुरू हो रहे थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, उस वक्त भी ये लॉन्ग मार्चेस करते रहे। वो किन के हक में करते थे लॉन्ग मार्चेस, आपको पता है। तो ये उनका बहुत पुराना उनकी डिमांड रही है। और केपीके में एक पॉलिसी थी जो मिलिटेंट्स थे कि सिवाय पीटीआई के बाकी सबको अटैक करना। मैं नहीं कह रहा कि पीटीआई को अटैक करें, लेकिन अगर हम कहें कि मजहबी इंतहा पसंद है तो मौलाना फजल रहमान साहब उनके निशाने पर, जमात इस्लामी उनके निशाने पर रही, पार्टी और एएनपी तो लिबरल जमातें थी ना, चले समझ सकते हैं कि उनका नजरियाती फर्क होगा। ये तो शरीयत की सियासत कर रहे हैं ना, शरीयत के नफाज की मौलाना साहब और जमात इस्लामी, वो टारगेट रहे, लेकिन ये महफूज रहे। तो अब इन सारा जो माजी हम देखेंगे तो फिर अब समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ियां तो मिलती है ना इनकी उनके साथ, और इस वजह से तकलीफ होती है। आपने अभी तक कोई उनकी एक स्टेटमेंट नहीं देखी होगी शोदा की मजम्मत, उनकी जो हम लोग की मजम्मत की। अच्छा, वो पीटीआई वाले तो कहीं वो शोदा के जनाजों में भी नजर नहीं आ रहे होते, ये क्या किस हद तक चले गए हैं? सर मतलब अल्लाह करे मुल्क के किसी भी कोने में ऐसी सूरत हाल ना हो जी, लेकिन ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वजीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा की काबीना, पीटीआई की लीडरशिप जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वो जनाजों में भी नहीं जाते, ताजियत करने भी आपने उनको बहुत कम देखा होगा, शायद कहीं गए हो, नहीं जाते किसी शुदा के घर। या चले वो तो ठीक है, वो अपनी ड्यूटीज अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं है। बुनेर में इतना बड़ा सैलाब आया, इतना बड़ा सानिया आया, सैकड़ों लोग केपीके में फ्लैश फ्लडिंग से जो है वो जांबाक हो गए। उनका आपने कोई देखा रेस्क्यू वर्क? मरियम नवाज साहबा पंजाब में, हम उन पर तनकीद भी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उनके इंतजाम नाकाफी हैं, हम कह सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर ठीक काम नहीं कर रहा, लेकिन ग्राउंड पर लोग मौजूद हैं, आपको नजर आ रहे हैं। एक सीनियर मिनिस्टर वहां बैठी हुई है, मरियम साहबा रोजाना जाती है। सिंध में भी सैलाब नहीं आया, लेकिन पिछले 15-20 दिन से जब से जुनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बनी है, या चनाब विपरा जब कादराबाद का बंद तोड़ा गया, तो तब से सिंध हुकूमत तमाम बैराजेस को और बंदों पर उन्होंने अपने अपने बंदे या अपने अपने गुजरा की ड्यूटी लगाई हुई, वो खड़े हुए। ये जहां से इतनी बड़ी आफत गुजर गई, चले उस वक्त आप फ्लैश फ्लडिंग को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके बाद आपने लोगों की बहाली के लिए क्या किया? शोदा की तरफ आप नहीं जाते, दहशतगर्दों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते। डेरा इस्माइल खान जो आपकी डिवीजन है अपनी वजीर आला की, बन्नू में होता ना ज्यादा वाकयात, डेरा इस्माइल खान में गुज़िश्ता 2-3 साल से मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि शाम के वक्त या दोपहर के वक्त वहां कोई नहीं निकल सकता, और वहां सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं कि 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद कोई पुलिस वाला थाने से ना निकले और कोई सरकारी जो मुलाजिम है वो बाहर ना निकले, जहां है वो वहीं रहे, एक कस्बे से या दूसरे कस्बे या एक शहर से दूसरे शहर तक वो ट्रेवल ना करे। तो ये जो सारा उनका पैटर्न रहा है, और अभी भी वो यही कर रहे हैं कि ना शोदा के जनाज़े में इसके साथ साथ तो अली अमीन गंडापुर को जो हदायत की जा रही है कि आप अफगानिस्तान जाएं, वो तो नहीं जा रहे। अब एक नई हदायत सामने आ गई है कि महमूद खान अचकज़ई को कहा जा रहा है कि वो क़यादत अपनी में वफ्द लेकर जाएं अफगानिस्तान और बातचीत करें, मसाइल का हल निकालें। तो मुआहदे तो हमेशा उधर से ही तोड़े गए हैं सर, जितने भी किए गए हैं पहले। बिल्कुल, देखें, कोई मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूं, कोई 1 दर्जन से ज्यादा मुआहदे हुए हैं गुज़िश्ता 3-4 हुकूमतों के दौरान, और वो सारे के सारे तोड़े गए। और वो अगर टीटीपी के साथ मुआहदे हुए, उन्होंने तोड़े और उनको सरपरस्ती वहां रही। अफगान तालिबान और टीटीपी कोई अलग अलग नहीं है, दिखने में अलग अलग होते हैं। अब ये बिल्कुल अफगानिस्तान एक मुल्क है, अब वहां पर तालिबान की हुकूमत है, दुनिया उनके साथ एंगेज कर रही है, तस्लीम किसी ने नहीं किया, लेकिन दुनिया उनके साथ एंगेज कर रही है, हमें एंगेज करना चाहिए।
लेकिन सवाल ये है कि उसका कोई तरीका होगा, थ्रू प्रॉपर चैनल मामला जाएंगे ना, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा मिसाल देते हैं कि मरियम नवाज जापान चली गई। मरियम नवाज साहबा उस जापान गई है जिसको हमने तस्लीम किया हुआ है। बिल्कुल सही है, हाँ जी। इस मुल्क को हमने तस्लीम नहीं किया, इसके ऊपर हमारा इल्जाम है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे देते हैं दहशतगर्दों। तो उस मुल्क को आप कैसे जाकर इंगेज कर सकते हैं हमारे जो फॉरेन ऑफिस के अलावा या फॉरेन पॉलिसी के अलावा? महमूद खान अचकज़ई साहब को इसलिए कह रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब ज़ाहिर खुद एक पश्तून है और उनका नरम गोशा रहा है पश्तूनों के हवाले से। जी। वो कभी तालिबान के लिए उनका नरम गोशा नहीं रहा। मेरा नहीं ख्याल कि महमूद खान अचकज़ई साहब इनके कहने पर जाएंगे। अली बिन गंडापुर साहब नहीं जा सके तो अचकज़ई साहब मुझे नहीं लगता कि वो इस मामले में इमरान खान साहब का साथ देंगे। ये तो ठीक है, वो नहीं जा सकेंगे। इसमें तो एक रियासत का भी ज़ाहिर एक मामला होता है और रिट होती है, और ये कोई मुआहदे स्टेट टू स्टेट होते हैं, कोई पार्टी और कोई सूबा नहीं कर सकता होता है। ये तो पीटीआई का एक गैर मंतकी सा एक कह लें मुतालबा है। मान लेते हैं जी कि वो एंटी तालिब नहीं है, ओके, अब हम दूसरा इल्जाम नहीं लगा रहे, ठीक है, चलें, एक चीज हो गई। लेकिन जो बयानिया वो दे रहे हैं मज़ाहमत का कि जी अली बिन गंडापुर साहब आप क्यों नहीं ये रोकते ऑपरेशंस, आप क्यों नहीं अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक करते, आप तो उनसे बात क्यों नहीं करते, और आप ये करें। अब ये जो इतना भारी भरकम बयानिया है खान साहब का, क्या ये अभी जो भी एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, जो भी पीटीआई की लीडरशिप है, ये उनका बयानिया उठा सकेगी? बिल्कुल नहीं उठा सकेगी। अगर उठा सकते तो महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम ना लेते। हाँ, उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को पश्तून नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव में कहा है कि आप जाएं। महमूद खान अचकज़ई पश्तून नेशनलिस्ट जरूर है, लेकिन वो किसी इस तरह की मजहब इंताब पसंदी जो जिस लेवल पे ज़ाहिर अफगानिस्तान में है या जो पाकिस्तान उसके हक में नहीं, उनके हक में कभी नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये एक देखिए एक जो तरीका ये कर रहे हैं अख्तियार, वो ये है कि कौम को कंफ्यूज करना है। इनका डे वन से ये है कि हमारी जंग नहीं है, ये जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, बाजारों हमारी में धमाके हुए, मसाजिद, इमाम बारगाहें, गिरजाघर, हमारे दाता दरबार, कलंदर लाल शहबाज, हमारी कोई मुकद्दस जगह कोई किसी भी फिरके की महफूज हम नहीं रही। जीएचक्यू हमारा अटैक में रहा, परेड ग्राउंड हमारे यहाँ, एपीएस हमारा हुआ, तो फिर जंग किसकी हुई? ठीक है, कह सकते हैं कि किसी अफगान वार के टाइम पे हमारी जंग नहीं थी जब रूस और अमेरिका की लड़ाई थी, लेकिन अब तो हमारे घर आ चुकी ना, अब क्या करें हम? अब वो कंफ्यूज कर रहे हैं बेसिकली कौम को, ताकि कोई एक नेशनल एक्शन प्लान जो बना था उसके ऊपर अमल भी ना हो सके। और दूसरा, क्योंकि केपीके में वो समझते हैं, जो मुसलसल एक इशारा दे रहे हैं अपनी जमात को, वो रियासत को या हुकूमत को नहीं कह रहे, अपनी जमात को कह रहे हैं कि देखिए एएनपी ने उनकी मुखालफत की थी, खत्म हो गई। अगर तुम लोगों ने हिमायत ना की और ऑपरेशन की मुखालफत ना की तो फिर तुम लोगों का अशर वही होगा जो एएनपी का होगा। अब एएनपी ठीक हो सकता है कि अपनी बेड गवर्नेंस की वजह से खत्म हुई, लेकिन एएनपी के हर लीडरशिप ने घरों में से लाशें उठी हैं उनके, बिल्कुल, बलोर खानदान से लेके मियां इफ्तिखार साहब तक, और पार्टी के वर्कर्स ने वहां पे जानों की कुर्बानियां दी उनके अगेंस्ट। तो अपनी पार्टी को भी खौफजदा कर रहे हैं उनके खिलाफ कि तुम लोग नहीं उठोगे तो फिर तुम लोगों के साथ ये अशर करेंगे, रियासत को खौफजदा कर, और उनके बलबूते पर वो अपने आप को अपना फ्यूचर सर्वाइवल देख रहे हैं, क्योंकि तहरीक उनकी कोई चल नहीं पाई। ट्रंप ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया, और जहां जहां से उनको जिस पर तकिया था वो उनको नहीं कुछ मिला वहां से रिलीफ। तो मेरा ख्याल है अब वो आखिरी काम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो मिलिटेंसी को। सोमरू साहब, एक सवाल और है, ये सब कुछ हमें नजर आ रहा है और जाहिर हमसे जो लोग बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है, उनके पास एविडेंसेस भी हैं कि किन किन जगहों पे मसला आ रहा है। और ये कोई सियासत तो है नहीं ना, ये रियासत का मामला है, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है जो कोई भी मुल्क हो, कोई भी कौम हो, उसको करना पड़ता है, फेस करती है पूरी कौम, और एक इकट्ठी होकर पूरी कौम जो है ना वो लड़ती है। लेकिन कोई जो कहा था ना फील्ड मार्शल ने कि हमें हार्ड स्टेट बनना पड़ा, मुझे वो नजर नहीं आई। आप जरा बताइएगा क्या हार्ड स्टेट है जी? कि इधर से एक हमारे आपके मुश्तरका दोस्त हैं रिजवान रजी साहब, वो मतलब बात भी कर रहे हैं, वो सॉरी भी कर रहे हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरी रियासत के खिलाफ जो इंडिया के खिलाफ जंग थी
उसमें लोगों ने इंडिया को पता नहीं क्या क्या कहा उनकी सपोर्ट में, और बाहर बैठ के लाहौर पे कब्जा भी करा दिया। खुद हमारे लोगों ने जो बाहर बैठे हैं, और कुछ यहाँ के भी सोशल कीवर्ड क्या होता है वो वॉरियर्स जो हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, अब अंदाजा लगाए कहाँ। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई इस तरह से, जिस तरह आप और हम देखते हैं कि हम पिस रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, आम अवाम जो है ना वो शहीद हो रही है, उनको आए रोज जो है ना वो कत्ल किया जा रहा है। तो ये कोई इसमें ढील है, या ये कोई रियासत की कोई मतलब कोई हिकमत अमली है, या इसमें भी कोई सियासत है? मेरा नहीं ख्याल कि वो हिकमत अमली है या सियासत है, ये एक कमजोरी है, खामी है। आप देखें, हम इससे हटके थोड़ा सा मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं, ये जो साइबर क्राइम होता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, आपको मैसेज आता है बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आपके पैसे आए, फिलहाल प्रोग्राम से आपके निकले, लोगों को लूटा जाता है रोजाना की बुनियाद पर। अच्छा, उसमें नंबर भी होते हैं, पता भी होता है कौन कर रहा है। उन ग्रुप्स के खिलाफ ना FIA कोई एक्टिव होता है, ना खुद, और ना साइबर क्राइम का कोई विंग या कोई इदारा। बिल्कुल इसी तरह ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं इनके, जो पाकिस्तान में बैठे हुए, पाकिस्तान से बाहर है, जब तक कोई उनके खिलाफ किराया नहीं करता, शिकायत नहीं करता, तब तक ये कुछ नहीं करते। अब इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल को देख लीजिए। हाँ जी, सदर ट्रंप ने जब वो व्हाइट हाउस पर हमला करवाया था जी, तो फौरी तौर पर उनका ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया था, हाँ, ताकि वहां से फसाद ना फैला सके। अब ये जो पाकिस्तान की जो रियासत को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हाँ जी, उनको जो बढ़ा रहे हैं बैठे शख्स जेल के अंदर से बैठकर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए, वो ट्विटर हैंडल तक वो बंद नहीं होता। ये बड़ा सवाल है। अभी आज मैं देख रहा था खबर, हाँ, FIA ने कोई उनके से इन्वेस्टिगेशन की है, उनसे पूछा है कि जी बताएं आपका मवाद वहां कौन पहुंचाता है, और इमरान खान साहब से, और कौन हैंडल कर रहा है आपका ट्विटर। तो उन्होंने बताने से इनकार। भाई इनकार तो वो करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि वो चल क्यों रहा है। यही बात है, क्यों नहीं आप ट्विटर से या एक्स से राब्ता करते कि भाई ये क्या हो रहा है। तो कमजोरियां हैं, ये खामियां हैं, और प्रोएक्टिवली जो रोल होना चाहिए इन इदारों का, लोग महफूज रहे, अमन अमान ठीक रहे, लोग साइबर क्राइम से बच सके, वो नहीं है बदकिस्मती से। अच्छा, कहीं बस ये अजरा तफन्नुनी बात है, आप चाहे बात करना चाहें या ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ डेलिबरेटली कुछ चीज़ें हो रही हों, करने दी जा रही हों, और जैसे वो इस्तेमाल हुआ था ज़ाहिर कौमी इत्तेहाद भी, फिर IJI भी, तो कोई मुझे, आप मेरा इशारा ही समझ लें, आगे तो मेरे भी पर जलते हैं। यार आपके पर जलते तो मेरे कौन से लोहे के पर जल तो मेरे भी रहे। बात यह है कि ऐसा समझा जरूर जाए, हाँ, ये शक का इज़हार जरूर हो रहा है कि अगर ये काम करने दिया जा रहा है जी, और बहुत से लोग वो एक्टिव भी हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। हाँ, ये सवाल तो अपनी जगह मौजूद हैं, और जाहिर है वो सवालों के जवाब वक्त आने पर मिलेंगे जी। अगर तो ये कमजोरियां हैं, अगर तो ये खामियां हैं, तो भी पता चल जाएगा, और अगर कोई एसेट्स समझकर बचाना चाह रहे तो भी समझ में आ जाएगा, फिर भी वक्त बताएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इमदाद समरो साहब आपका। नाज़रीन, आपने इमदाद साहब का तफसीली तज्जिया सुना। इसी के साथ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना सिकंदर हयात साहब, वज़ीर तालीम पंजाब हैं। सर, प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप अलीपुर हैं, मुजफ्फरगढ़ की तहसील है। सर, वहाँ पर क्या हालात देख रहे हैं आप सैलाब के, और कब से हैं आप वहाँ पर? जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब भी कल अलीपुर तशरीफ लाई थी, और सीनियर मिनिस्टर की क़यादत में 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम आज डे नंबर 4 है अलीपुर में, और अलीपुर सिटी और उसके सिटीजन्स को डे एंड नाइट एफर्ट्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अलीपुर सिटी इज सेफ। बट हाउएवर जो तहसील अलीपुर है, बाकी सारी रूरल एरियाज, 4-5 बड़ी आबादियां अभी भी चारों तरफ से पानी में घिरी हुई हैं, और वहां पे रेगुलर हम बोट्स पे उनका सामान, वहां पे मैडम सीनियर मिनिस्टर खुद गई हैं और वहां पे पूरा दिन गुजारा है। वहां की सारी आबादियों को टेंट, सामान, राशन, एवरीथिंग वी आर मेकिंग श्योर कि वो पहुंच रहे हैं, और जो लोग वहां से डिस्प्लेस हुए हैं वो भी लाखों में हैं, और वो बाय कुछ सिटी के अंदर हैं, रिलीफ कैंप्स में है, लोगों के घरों में है, और बाय द रोड बैंक्स पे। और इस टाइम भी एज ऑफ वी स्पीक जो एम्बैंकमेंट है रिवर की, उसके ऊपर इस टाइम राशन डिस्ट्रीब्यूशन
खुद मैडम सीनियर मिनिस्टर ओवरसी कर रही हैं, वहां पे लोगों के साथ मौजूद हैं, और 12 बजे तक ये ऑपरेशन आज रात का क्लोज होगा। बट वी आर हेयर विद द पीपल एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल पाकिस्तानीज आपके प्रोग्राम के तवसत से कि एनिमल फॉडर एज मच एज यू कैन, क्योंकि जब लाखों लोग डिस्प्लेस हुए तो उनका लाइवलीहुड ही उनके एनिमल्स हैं और वो भी उनके साथ हैं, तो उनके लिए जो मैक्सिमम कर सके वो जरूर करें। अच्छा, ये राना साहब, जो जलालपुर पीरवाला है, अलीपुर है, और अलीपुर के साथ कहीं सीतपुर भी है, वहां से कुछ रिपोर्टिंग आई है, वहां तक पहुंचना भी शायद मुश्किल है और बहुत कम लोग पहुंच सके हैं। ये बहुत बिल्कुल ही शायद 70-80% ज़ेरे आब आ गए हैं। रेस्क्यू आप खुद बता रहे हैं कि अभी कुछ लोग रेस्क्यू करने बाकी हैं। ये कुछ नहीं, ये एक्चुअली का शिकार नहीं है, जो है वहां पे मिनिस्टर और हमारी टीम पूरा एक दिन परसों वहां रहे हैं। वो रेस्क्यू लोग 4 मुकाम एब्सोल्युटली सेफ हैं और ऊंचे हैं, तो वहां पे लोग हाउस हुए हैं और हजारों लोग जो सराउंडिंग आबादी से, उन जिस तरह सीतपुर है, ये यहाँ पे पानी जो है ये चारों तरफ से सीतपुर को घेर चुके हैं, बट लोग सेफ है, ऊंचा है मुकाम जहाँ पे वो बैठे हुए। बट वहां पे खुद हमारी टीम्स 1.5 घंटा हम खुद लगा के सब पहुंचे और एब्सोल्युटली सबको खुराक भी मिल रही है। एज ऑफ वी स्पीक 99% लोग सेफली रेस्क्यू तहसील अलीपुर में किए जा चुके हैं। देयर इज नो लाइफ थ्रेट। बट इसी तरह जलालपुर पीरवाला, बिकॉज यहाँ पे पंजनत के मुकाम पे आपको पता है रावी सतलुज भी सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं और वहां पे एक बोल बना हुआ है जलालपुर पीरवाला भी। सो सराउंडिंग मोटरवे के जो इंटरचेंज है वो भी डूब गया और कई लोगों के घरों के अलावा उनकी कमर्शियल मार्केट्स, उनके एनिमल्स के शेड्स, उन सब के फ्यूल स्टेशन, एक एक चीज जो है वो बह गई है। इंक्लूडिंग जो है ये डिसीजन जो मैडम चीफ मिनिस्टर और मैडम सीनियर मिनिस्टर के विजिट के बाद जो ब्रीच का लिया गया, उससे बड़ा मेजरली जलालपुर शहर के लोगों को, करीबन 1 लाख आबादी को और उनकी लाइफ्स को सेव किया गया। बट बाहर कैफ रूरल एरिया में उसका बड़ा मैसिव नुकसान हुआ है और वी आर डूइंग आवर बेस्ट। इसी तरह शुजाबाद जो है वहां पे भी हमारी टीम्स डिप्लॉयड हैं। ये 3 बड़े पेन पॉइंट्स हैं और कल उच्च शरीफ मैडम चीफ मिनिस्टर आ रही हैं। बट वी आर मेकिंग श्योर कि हम सब इनके साथ रहें और जो मैक्सिमम रिलीफ एफर्ट ह्यूमन कैपेसिटी में है वो तमाम लिए जा रहे हैं। जहां हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है, ड्रोन्स की, नेवी की, पाक आर्मी की, रेस्क्यूअर्स और यहाँ पे सिटीजन एट लार्ज भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ओवरऑल लाइफ थ्रेट वाइज अब लोगों की जिंदगियां सेफ हैं, पर दे आर इन मिजरेबल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ अपने घर से डिस्प्लेस हो गए हैं, जानवरों का फॉडर, कई चीजें, परेशानियां जो उनके लिए अभी हैं। और दिन रात को इस तरह मैंने अभी बताया कि सारी गवर्नमेंट मशीनरी अभी रात को 8:30 बजे इस टाइम रिवर बैंक पे खुद राशन डिस्ट्रीब्यूशन 5000 के करीब लोगों की देख रहे हैं हम। और इसी तरह रेगुलर रेस्क्यू की बोट्स चल रही हैं। हर रिलीफ कैंप में 3 टाइम्स का खाना, उनके एनिमल्स का फॉडर, जो मैक्सिमम कर सकते हैं ह्यूमन कंट्रोल में, वी आर मेकिंग श्योर दैट वी डू इट एंड वी विल कीप डूइंग इट टिल दीज पीपल आर इन देयर होम सेफली। आप अपने आपका शोबे का देखें, स्कूल्स और कॉलेजेस का भी मामला ऐसे ही होगा, तो ये क्या, ये रिलीफ क्या तरीकाकार होगा? इन सबको बाद में कैसे अकोमोडेट करेंगे? फिर वो ज़ाहिर डिस्प्लेस हो गए हैं, उनके बहुत सारा नुकसान हो गया, हुकूमत के पास क्या मंसूबा है? सारे आपके अपने ज़ाहिर मैं कह रहा हूँ 1988 से भी बड़ा सैलाब है ये, और 1988-90 वाला, और जितने भी सैलाब आज तक पंजाब की तारीख में है जी, उनसे बड़ा है डेफिनेटली। इस इन मुकामात पे कभी पानी नहीं पहुंचा जहां पे आपके, और साथ ही साथ करीबन 4000 के करीब हमारे स्कूल्स ऐसे हैं जो इफेक्ट हुए हैं। बट क्योंकि वाटर लेवल वहां पे हाई है, अभी 12 फीट पानी है, सो एज सून एज इट कम्स डाउन तो हमें पता चलेगा कि नुकसानात की एक्चुअल एस्टिमेट्स क्या है। बट मैडम चीफ मिनिस्टर ने कल मियां वाली में अवाम से खिताब करते हुए उन्हें बताया कि लोगों के घरों, उनके मकानात, उनके जानवर, उनकी फसलें, उनके नुकसानात जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला वजीर आला पंजाब ने जो कमेटी बनाई है वो असेस करेगी एज सून एज द वाटर लेवल गोज डाउन। और तमाम पंजाब के रहने वालों को उन्होंने कल ये पैगाम दिया है, जहां जहां वो
खुद आई हैं, लोगों से मिली हैं, वहां भी इन्होंने कहा है कि आप फिक्र ना करें, हमें जैसे भी करना पड़ा कट्स लगा के हम इंशाल्लाह इन सब के नुकसान पूरे करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब आपके वक्त का। सही साहब, हुकूमत के अहम लोग अगर हम देखें तो वो तो मुल्क से बाहर हैं। बिलावल साहब की बात की जाए, नवाज शरीफ साहब भी चले गए हैं, अब उसके अलावा वज़ीर आज़म साहब भी, सदर साहब भी, तो अवाम को यहाँ कौन संभाल रहा है? ये सब वज़ीर आज़म ये संभाल रहे हैं। इत्तेफाक की बात है। जब सलाह पंजाब में था, मैडम चीफ मिनिस्टर जापान थी। शायद इतना फोर्स ही किसी ने किया नहीं था कि इतना सैलाब आ जाएगा। ठीक है, दौरा पहले से शेड्यूल था, लेकिन अब जिस तरह सिंध की बात हो रही है जी, तो जनाब प्रेसिडेंट, बिलावल और बाकी अहले खाना भी और दीगर कुछ अफराद भी, उनके मिनिस्टर्स भी, वो चाइना हैं गए हुए जी। लेकिन कह लें कि इधर अभी तक तो यही लग रहा है, जैसे इमदाद सोमरो साहब ने बताया कि वो बैराजिस तक तो कुछ है और कच्चे के इलाके जो ज़ाहिर उसमें आते हैं, जो बनाए होते हैं उन्होंने अपने आर्जी से मकानात वगैरह, वो आए हैं, वो मुतासर हुए हैं और कैंप्स वगैरह भी लगे हैं। अगर ये बढ़ जाए तो फिर वही मरियम नवाज की तरह यही कहा जाएगा कि इधर सैलाब आ गया है और वो जापान है, और इसी तरह सिंध में सैलाब आ गया, वो जनाब चाइना में हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब अपने रूटीन के चेकअप के लिए गए हुए हैं। अब उनका होने से मुझे बताएं कौन सा पानी रुक जाना था। अच्छा। उन्होंने पानी के बारे में बात भी नहीं की। उन्होंने तो कहीं पे, उनका तो मैंने नहीं बयान देखा, अगर आपने देखा हो तो मुझे बता दें। नहीं सर, मैंने ऐसा कोई बयान और नहीं कोई देखा। उनको कोई, मेरा ख्याल है कोई इस बात से कोई इतनी गर्ज भी नहीं है, बस ठीक है अगली नस्ल है वो उन तक मुंतकिल कर दी है, मौरूसी सी सियासत है, तो वहां तक अपने जनाब वो लेगेसी लेके चल रही हैं मैडम चीफ मिनिस्टर। तो बस शायद इसी पे इक्तफा वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क़यादत कुदरत आती जाती रहती है। नजर आ रही है चले फील्ड में, और उनके वुज़रा जो है वो भी फील्ड में नजर आ रहे हैं। अलीमीन गंडापुर तो कहीं नजर नहीं आ रहे, ना ही वो अडियाला जेल के बाहर सिर्फ नजर आ रहे हैं, उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और अभी उनके वहां पर सिर्फ दहशत गर्दी रोकने की हदायत दी जा रही है, उनको मजीद कोई सैलाब के ऊपर हदायत नहीं, वो भी नहीं कि वहाँ जो भी लोग, जैसे रेला आया था, आपने देखा कि वो एक ऐलान कर देना कि जख्मियों को इतने पैसे दे देंगे और जो मुतवफ़ी हैं उनको इतने पैसे दे देंगे। इसके अलावा तो कोई एक आध विजिट के अलावा उनकी कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं है। वो बोल भी देती हैं, वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैंने जाके सैलाब रोक लेना था। या मैंने दीवार तोड़ के चले उन्होंने कहा मैंने दीवार फलांग देनी थी। उन्होंने तो एक फुटेज आई हुई है, उसमें बाकायदा गाली बोली हुई है, मतलब साथ सिगरेट लगा रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, अपनी उनकी काबीना के दीगर लोग भी हैं। वो किसी ने सवाल किया यूट्यूबर वगैरह उनके बारे में, उन्होंने तो गाली रिकॉर्ड हुई। तो इस तरह की मुझे बताएं कि क्या तवक्को करते हैं। एक देखें, हमें खामियां बहुत हैं निज़ाम में भी, हम मानते हैं, और इसी तरह और भी किसी की कारकर्दगी कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये कि ये इस तरह की जो सिलेक्शन है, जो मतलब जो मुंह में आए बोल दे, और फिर इस वक्त तो कौम को एक होना चाहिए, तो वो फिर इसी तरह होगा। हाँ ठीक है, ये बात कि असूली तौर पे सियासत सारी छोड़ के ये मौका था केपी में, पीटीआई के लिए भी ये मौका था कि वो ये सारी चीजें रोक के ये रिलीफ ऑपरेशन में जो है ना सारा बजट और सारी काबीना लगा दे, जैसे मरियम ने किया हुआ है। बिल्कुल 100% नहीं हो सकता, शिकायत यहां भी हैं, लेकिन वहां आप नजर तो आए ना, आप काम करते नजर आए, आप बजट लगाते हुए नजर आए, कमी बेशी बाद की बात है। तो वो कोई, उनको लगता है उनके कोई अहदाफ ही और हैं, वो जो खान साहब उनसे मुतालबा कर रहे हैं, वो इसी तरह की कुछ मज़ीद सवालात, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ हैं बिलाल गौरी साहब। गौरी साहब, प्रोग्राम में वक्त देने का शुक्रिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोका गया है, मामला क्या है और क्या उनको आईनी तौर पर काम करने से रोका जा सकता है? जी, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब का मामला जैली डिग्री का है, और इस हवाले से जो जिस कॉलेज से उन्होंने डिग्री हासिल की उस कॉलेज का लेटर भी सामने आ चुका है, और वहां से ये बात इसकी तस्दीक हो चुकी है कि वो जो उनकी डिग्री है वो जैली है, उनकी जगह किसी और ने इम्तिहान दिया था। तो ये चीजें मशकूक तो हैं,
लेकिन किसी भी जज को उसकी जुडिशियल जो फराइज है उसकी अंजामदही से नहीं रोका जा सकता। ये जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को उस वक्त के जो सदर थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने जब काम से रोका था तो उस वक्त एक जजमेंट आई थी और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि आप रेफरेंस दायर कर सकते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, लेकिन किसी जज को काम करने से नहीं रोक सकते। हाँ जी, तो ये इनको फिर जिन्होंने रोका है जस्टिस सरफराज डोगर साहब, चीफ जस्टिस साहब ने, उनके खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत दर्ज है। जी हाँ जी। अच्छा, इसमें एक दूसरा पहलू भी है साहिब साहब। एक तो मेरे ख्याल है कि जो तस्वीर के दोनों रुख हैं वो हमें सामने रखने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। एक तो ये कि किसी भी जज को इस बुनियाद पे काम से नहीं रोका जा सकता कि उसके खिलाफ कोई रेफरेंस पेंडिंग है, लेकिन जो दूसरा इस पे मौकफ है वो ये है कि जी एस्टेब्लिशमेंट हटाना चाहती है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को, क्योंकि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो ये है वो है। मेरा ख्याल है कि हमें देखना ये चाहिए कि क्या उनकी डिग्री जैली है या नहीं है। अगर तो डिग्री जैली है तो फिर ये बहस बिल्कुल इररेलेवेंट है कि कौन हटाना चाहता है कौन नहीं हटाना चाहता। अगर उनकी डिग्री जैली नहीं है तो फिर जाहिर है कि ये जो बहस हो रही है ये बंद होनी चाहिए, और इसका हल यही है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो जितनी जल्दी हो सके इस पर फैसला दे। और वो यही है। हाँ, ये भी जाएंगे मुझे लगता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। इम्कान जाहिर हो रहा है जैसे डिवीजन बेंच कोई हुक्मनामा देता है तो ये भी शायद वहीं रुख करेंगे। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मेरे ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पिटीशन दायर करेंगे 184(3) के तहत, और ये रुझान जो है ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से ही ये चल निकला है, और फिर जस्टिस काजी फाइज साहब ने भी उनके खिलाफ जब रेफरेंस हुआ तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। तो इस पे जो जस्टिस याया अफरीदी साहब मौजूदा जो चीफ जस्टिस है वो माजी में अपने फैसलों में बरबला इस राय का इजहार कर चुके हैं कि एक जज को पिटिशनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जज जो है वो जब वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करने लग पड़ेंगे तो फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट का सारा निजाम दरम बरम हो जाएगा, उसी पे लग जाएंगे ना, और वो तो अकरवा परवरी हो जाएगी कि उन्हीं को ही इंसाफ देते रहें और वो सारे अवाम के मसाइल सुनने के बजाय उनकी जनाब समातें होती रहें, इस तरह अजर में कह रहे होंगे। बिल्कुल। और फिर जाहिर है जब ये भी फिर बात होती है ना कि एक जज ही जब इंसाफ का मतलाशी और तलबगार होगा तो फिर साहिल कहां से इंसाफ हासिल करेंगे, आम अफराद को कैसे इंसाफ मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गौरी साहब बहुत शुक्रिया। गौरी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर साहब एक खबर सामने आ रही है कि चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने की खबर है, क्या वजह है इसकी? अच्छा, वो आया है, वो तो फैसला आ गया ना। वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने 90 सफ़हात पर एक तफसीली फैसला दिया है और वो तो उन्होंने फैसला दे दिया और वो आ गया जनाब के इनको हटा दिया जाए। अच्छा। और जो इनकी जगह पे जो भी एक सीनियर मेंबर होता है ना वो उसके जनाब वो करें, पीटीआई के जो भी बोर्ड होता है और मेंबर जो सीनियर है वो उसको उतनी देर तक उनको चार्ज दे दिया जाए। अच्छा। ये भी फैसला आ गया। अब ये भी है कि कोई जो वो इंटर कोर्ट अपील है उसका भी खबर आ रही है कि वो जाएं, क्योंकि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं बहरहाल उनके लाके और साबके तो देखें ना, आप क्यों मतलब ये सवाल कर रहे हैं उनके लाके साबके देखें कि उनके नाम से पहले क्या लगा हुआ है, कहीं रिटायर्ड लगा है नहीं लगा, और लाका क्या है साबका क्या है। तो वो फिर वहां जाएंगे, अपील करेंगे और बहाल हो जाएंगे। सही। सर साहब हमने स्टार्ट किया था इमरान खान के ट्वीट्स के हवाले से और एंड भी करेंगे उनके ट्वीट्स के हवाले से ही, क्योंकि उनके जो इल्ज़ामात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम सीधा सीधा यही लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से नहीं की जा रही बल्कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उकसा रही है उनको। वो बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं कौम को, और बहुत कंफ्यूजन नहीं है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है कौम के साथ कि एक यानी आप ये देखें कि जो जाने जा रही हैं, जो ज़ाय हो रही हैं, उनको उसका नहीं है, कोई दुख नहीं है उनकी, कोई उन्होंने कभी उनके हक में कोई बात नहीं की, कोई कभी इस तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत भी नहीं उन्होंने की, और वो बड़ी गलत
ट्रैक पे चल पड़े हैं। हाँ। जिसका मतलब ये है कि वो ये इस बात को कह रहे हैं कि ये 9 मई जिस तरह वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं ना, जो एक इतना बड़ा बलवा इन्होंने किया जी, और या उसका भी फैसला होना है, यानी वो एक, चलो उसको हम फिर भी पॉलिटिसाइज कर सकते हैं। ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयां ये कर रहे हैं, इस ऑपरेशन को वो कह रहे हैं कि ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। यानी इतना ये क्राइम है, ये सिर्फ कंफ्यूज करना नहीं है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। बिल्कुल, कि आप एक फौज और उसके जवान जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, और आम आवाम भी जो शहीद हो रहे हैं, उनके बारे में नहीं कुछ बोल रहे। ये आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं, पता नहीं किस तरह, और उसी सूबे को बचाने के लिए जहां पे आपकी और अपनी हुकूमत भी आपकी अपनी है। आप कई चीजों को लीगलाइज भी कर सकते हैं, या आप लीगल उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करके भी कर सकते हैं, वो भी नहीं हो रही। अलीम इन गंडापुर आपकी बात नहीं सुन रहे आप, लेकिन आपका ये ट्वीट जो पता नहीं कहां से ऑपरेट हो रहा है, उसको उससे ये मुतालबात आ रहे हैं, और अब इसमें तेजी भी आना शुरू हो गई है। जब ये एक तरह की गैर एलानिया से सपोर्ट है ना, जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या और मतलब है, तो फिर उनको तेजी आनी है उसमें। ठीक, भाई उनको तो सपोर्ट ही दे रहे हैं आप, सीधी सीधी आप कह रहे हैं कि ना करें, वो मारें, आप कह रहे हैं इनके खिलाफ ना, इनको आप कुछ ना कहें, आपसे मार खाई जाए। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत।